हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँगा जो मैंने कल पिछली वीडियो ली है, जो क्लास मैंने पिछले ली है उसी को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और आज की क्लास में मैं रिवीजन कराने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो हम यहाँ पर ये सीरीज जो चला रखी है इसमें हम बात कर रहे होंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चंस की। और ज़्यादातर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मिसलिनियस फॉर्म में पढ़ें, मतलब भाई हम जो है सारे टॉपिक्स कवर करें थोड़े थोड़े सारे चैप्टर्स में से। अगर हम एक ही चैप्टर में लगेंगे तो भाई ये कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम भी जानते हो भाई सिलेबस कितना बड़ा होता है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए भाई अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं मिक्स फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ। इस बात की गारंटी है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे भाई बहुत अच्छे से आप उनको सीख लेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। अभी आपको करना क्या है, इसको वीडियो को शेयर करना है और बच्चों तक जिनकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाई है उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जनरेटर का जो है टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। चलो पहले आज ट्रांसफॉर्मर के कुछ क्वेश्चन बताता हूं कैसे करने हैं। देखो आपके पास ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरह का बनाना सिखाया था हमने, है कि नहीं। ये ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मर था, यहां पर प्राइमरी कोइल, यहां पर सेकेंडरी कोइल, यहाँ के टर्न का नाम एनपी, यहाँ के टर्न का नाम एनएस, यहाँ की वोल्टेज जो दी आपने इनपुट वो ईपी, आउटपुट जो आपको मिलती है यहाँ से आउटपुट जो मिलती है वो कितनी थी, वो थी आपकी ईएस। जो करंट आपने इनपुट दिया है इनपुट करंट उसका नाम क्या था, आईपी, उसका नाम था आईपी। और आपका जो आउटपुट करंट मिला उसका नाम था आईएस। ठीक है भाई। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दोबारा बता देता हूं, ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस इक्वल्स टू आर। एक तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। एक पावर का जनरल फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला होता है वी आई, है कि नहीं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो जब जनरल फॉर्मूला वी आई होता है तो इनपुट पावर की अगर मैं बात करूं तो ईपी, इनपुट पावर में वोल्टेज क्या होती है ईपी, है ना, और करंट क्या होता है आईपी, है ना। ऐसे ही अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूं तो ई एस और आई एस, पी बराबर वी आई होता है ना, तो वही तो लगाया है ना यहाँ पे, पी बराबर वी आई, पी बराबर वी आई, है कि नहीं। अब अपने हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई प्राइमरी कोइल जो है ना ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टन। प्राइमरी कोइल में 100 टन है, प्राइमरी कोइल में 100 टन है तो एनपी कितना हो गया, 100 हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज 100, तो आर भी कितना हो गया, 100 हो गया। आपसे कहा है इनपुट एंड वोल्टेज एंड पावर, आर कितनी कितनी है, 220 वोल्ट एंड 1100 वाट। तो आपको इनपुट वोल्टेज क्या होती है ईपी कितनी है 220 वोल्ट, और भाई पावर इनपुट कितना दे रखा है, पावर इनपुट दे रखा है 1100 वाट का। ये आपको गिवन है चीजें। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये है कि आपको क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो कैसे निकालेंगे भाई, अपने पास ध्यान से देखो ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इस फॉर्मूले में आपको टर्न इन सेकेंडरी बताने हैं। ठीक है भाई, आपको क्या बताने हैं, टर्न इन सेकेंडरी आपको बताने हैं। एक तो पहला पार्ट ये है। अब आप इसको अगर करें तो ध्यान से देखें, आप देखो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एन एस अपॉन एन पी, है ना, इक्वल्स टू आर लगाएंगे, है ना। अरे है ना, ये देखो यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला, एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू आर। ये आपके फॉर्मूले हैं जो ट्रांसफॉर्मर में आप यूज कर रहे होंगे। तो भाई एन एस तो हमें पता नहीं है ना, एन एस तो हमें पता नहीं है। हमें क्या पता है एनपी, एनपी कितना है 100 और आर कितना है 100, ये इधर चला जाएगा तो एनएस कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये आपका एनएस आ रहा होगा। आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं बच्चों आपसे करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी। तो आप करंट इन प्राइमरी को कैसे निकालें, आप ये फॉर्मूला देख रहे होंगे, देखो ये वाला मैं दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, पी इनपुट पावर इनपुट बराबर ईपी आईपी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं। अब जरा ध्यान से देखिए, पावर इनपुट कितना है 1100 वाट है ना। तो पावर इनपुट इक्वल्स टू ईपी आईपी। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आईपी तो सर यहां से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा निकाल तो सकते हैं, अगर आपको आईपी पता लगाना हो तो आईएस पता होना चाहिए ना, और आर आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप आईपी निकाल पाएंगे, समझ रहे हैं। तो भाई आपका आईपी भी नहीं पता, आपको आईएस भी नहीं पता, तो आप यहाँ पर आईपी यहाँ इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने कहा ये लगा लो फॉर्मूला, पावर इनपुट बराबर ईपी आईपी, है कि नहीं। अब ईपी कितना है, ईपी ईपी देखो कितना है 220, तो 220 है, और आईपी कितना है पता नहीं है, और इनपुट पावर कितनी है 1100, तो भाई ये नीचे चला जाएगा तो 1100 अपॉन 220 हो जाएगा, आईपी के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आईपी कितना आ जाएगा 5 एम्पियर।
ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो गया। ये अपना क्या हो गया भाई, सेकंड पार्ट। अब हमारे पास कौन सा पार्ट करने का है, अब जो हमें करना है, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। हाँ जी, अब इसका हमें कौन सा पार्ट करना है, हमें इसका तीसरा पार्ट करना है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। आप एक बात बताओ, वोल्टेज अक्रॉस क्या पूछ रहे हैं, सेकेंडरी पूछ रहे हैं, है ना भाई। तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बताता हूँ। देखो, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पूछ रहे हैं, तो भाई NS अपॉन NP है ना, इक्वल्स टू ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS इक्वल्स टू R। यही तो फॉर्मूला है। सवाल क्या है अपना, तीसरा पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पता लगाना है। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पता लगाना है, तो कैसे निकालोगे भाई, ये लगा दो, ये वाला फॉर्मूला, ES अपॉन EP इक्वल्स टू R, ये लगा दो फॉर्मूला, ES अपॉन EP इक्वल्स टू R। ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। देखो भाई, अभी थोड़ा सा पेंसिल में प्रॉब्लम है, चल गई। ये देखो, ES अपॉन EP, तो भाई ES अपॉन EP, आप जरा ध्यान से देखो, आपको EP कितना पता है, 220 है कि नहीं, तो ES आपको पता नहीं, ये निकालना है। EP 220 है और R 100 दे रखा है, तो ES यहाँ से कितना हो जाएगा, 220 इंटू 100, यानी कि 22,000 वोल्ट। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो इसका हमारा जो अगला पार्ट है वो क्या है, करंट इन सेकेंडरी। करंट इन सेकेंडरी, अब आप एक बात बताओ, क्या है फॉर्मूला, IP अपॉन IS इक्वल्स टू R, है कि नहीं, ये रहा फॉर्मूला, IP अपॉन IS इक्वल्स टू R। अब आप बोलोगे IP तो क्वेश्चन में कहीं भी दे नहीं रखा, बताओ कहीं है IP, यहाँ नहीं है, लेकिन IP मैंने यहाँ से निकाल लिया था ना भाई, कितना निकाल लिया था, IP की वैल्यू 5 एम्पियर निकाल ली थी, तो बस मैं इसी को लगा दूंगा। IP कितना ले लूंगा मैं, IP बोलो कितना ले लूंगा, IP 5 आ गया। IS आपको निकालना था, R 100 है, तो IS इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, तो 5 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी कि 0.05 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे हमने किया है ना। थोड़ा सा पेन कॉपी को भाई साथ में रखना है, तभी समझ में आएंगी बातें। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, कैसा ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की खास बात क्या होती है कि पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट होता है, पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट होता है। अब पावर इनपुट कितनी है, पावर इनपुट कितनी है, 1100 वाट दे रखी है, तो पावर आउटपुट भी, यानी कि सेकेंडरी में, सेकेंडरी मतलब आउटपुट में भी कितनी होगी, 1100 ही वाट होगी, तो पावर आउटपुट कितना आ जाएगा भाई, 1100 वाट। इस तरीके से हमने भाई इसके सारे जो पार्ट हैं वे कंप्लीट कर लिए। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। इसको समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर से कितना करंट ड्रॉन हुआ, तो IP पूछ लिया, है ना भाई, IP पूछ लिया। कैसे पूछ लिया, देख लो, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, यानी कि प्राइमरी कोइल का करंट पूछा है, वो क्या होता है, IP होता है। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, किससे कनेक्ट कर रखा है, सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट, तो वोल्टेज कितनी दे दी, EP प्राइमरी वाली, है ना। ट्रांसफॉर्मर में जो इनपुट होती है वो इधर से दी जाती है, वो EP होती है, इनपुट वोल्टेज, और करंट क्या होता है, IP होता है, और जो आउटपुट मिलता है वो यहां से मिलता है, ES, और जो करंट होगा उसका नाम क्या होगा, IS। वोल्टेज ES, करंट IS। दूसरी बात, जो भी चीज आप चला रहे होंगे वो आप सेकेंडरी में लगा के चला रहे होंगे, मतलब जो भी चीज आपको चलानी है भाई, बल्ब जलाना है या रेफ्रिजरेटर चलाना है, तो वो आप कहाँ लगा रहे होंगे, हमेशा सेकेंडरी में लगा रहे होंगे। तो देखो हमें क्या कहा गया है आगे, देखो भाई क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि क्या चलाना है, डिलीवर ए पावर टू किसको, 110 वोल्ट 550 वाट इन ए रेफ्रिजरेटर। अब देखो, तो EP तो 220 हो गया था। अब देखो क्या कहा, क्या चलाना है, रेफ्रिजरेटर, जिसपे ये पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर तो हमेशा सेकेंडरी में चलता है ना भाई, कोई भी चीज आप घर में चलाओगे वो सेकेंडरी कोइल से, यहां से इनपुट दोगे, यहां से आउटपुट मिलेगा, यहां पर आप बल्ब जलाएंगे, रेफ्रिजरेटर चलाएंगे, जो भी करना है यहां से करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये जो वोल्टेज है ये आउटपुट की वोल्टेज मानी जाएगी, तो ये होगी ES, कितनी, 110 वोल्ट, है ना भाई। और ये पावर जो है दे रखी है, ये भी आउटपुट की पावर होगी, कितनी, 550 वाट, क्योंकि रेफ्रिजरेटर यहीं तो चलाया जाएगा ना, आउटपुट में ही तो चलेगा ना, तो उसकी वोल्टेज 110 वोल्ट और जो पावर है वो 550 वाट, वो ये लिख दी मैंने, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है निकालना क्या है, करंट इन प्राइमरी निकालना है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS, ये अपना फॉर्मूला है।
अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा ताकि मुझे क्या निकाल पाऊं आईपी। वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस। यही फॉर्मूला मैं ट्रांसफॉर्मर में ज्यादातर यूज करने वाला हूं। तो भाई अब देखो यहाँ पे ई पहले लिख लिया करो जो जो चीजें हमें चाहिए। ई एस कितना है 110, ई पी कितना है 220, आई पी कितना है पता नहीं, और आई एस भी तो नहीं पता, तो इससे कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया भाई, ये 1/2 हो गया, 11 से 22 कैंसिल हो गया। आई पी अपॉन आई एस। अब प्रॉब्लम ये है कि आई पी निकालना है और आई पी तब निकलेगा जब आई एस पता होगा। भाई दोनों वैल्यू मिस हो रही है ना। तो भाई आउटपुट पावर पता है ना आपको, तो आप इसका यूज करो। आउटपुट पावर पी बराबर क्या होता है वी आई, और आउटपुट में हम वी को क्या बोलते हैं ई एस इंटू आई एस बराबर 550 है कि नहीं भाई। तो अब आप ये बताओ यहां से देख के ई एस कितना है 110, यहां पर हमने 110 लिख दिया, आई एस इक्वल्स टू 550 है ना भाई। तो आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसे सोल्व करोगे तो 5 आएगी। आई एस कितना आ गया 5, बस अगर ये आ गया तो यहां पर इसको पुट कर दो। जब आप इसको यहां पुट करोगे तो आई पी यहां आ गया 5, तो आई पी कितना आ रहा होगा, आई पी आ रहा होगा 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है भाई, इनको 2 से 4 बार आपको देखना पड़ेगा तभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, ये मैंने आपको कुछ ट्रांसफॉर्मर के 1-2 क्वेश्चन कराए, इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे कैसे इनको तैयार कर लेना, देख लेना, पेन कॉपी जरूर रखा करो साथ में ताकि अच्छे से समझ पाओ। ठीक है भाई, अब देखो मैं नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम होने वाला है एसी जनरेटर। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एसी जनरेटर। फिर से इनके नोट्स सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, तो वहां से आप हेल्प लीजिए। अब एसी जनरेटर सबसे पहले काम क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। पहली बात, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा। फिर इसके बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद आपको ये बात समझनी है, अगर ये क्लियर है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसका प्रिंसिपल है बच्चों, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंस्ट्रक्शन समझ लो बच्चों। कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसमें ना एक जो है ये इस तरीके से और इस तरीके से ये मैग्नेट्स होती हैं, इनको बोलते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ठीक है भाई, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और यहाँ इसके अंदर एक कोइल होती है ऐसे, ये कोइल है, ध्यान से समझ लेना। मैं इसको इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पे ही बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ अच्छे से। देखो ये ऐसे नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर बीच में कोइल, कोइल में ऐसे ऐसे यहाँ पर स्लिप रिंग लगा रखी है, एक स्लिप रिंग यहाँ पर लगा रखी है ये, और यहाँ पर कार्बन के ब्रशेस हैं, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा होगा ऐसे, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है भाई, ये इसका डायग्राम है ना। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो इसमें हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है। ठीक है, एक आपको ये फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फ्रेम, इसका नाम क्या है, इसका नाम आर्मेचर है, आर्मेचर है। ठीक है, ये नीचे गोल गोल ऐसे ये दिखाई दे रहा होगा, ये इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स हैं। और भाई यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे ऐसे, ये चीज ये क्या है, इनको बोलते हैं क्या भाई, कार्बन ब्रशेस। क्या है भाई, ये कार्बन ब्रशेस। अब ये काम कैसे करेगा, वर्किंग क्या होने वाली है वो हम सीख रहे होंगे। भाई देखो पहले थोड़ा सा समझो, आप क्या करोगे, इसको रोटेट कराओगे, इस कोइल को रोटेट कराओगे कहाँ, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इसके अंदर इस कोइल को रोटेट कराओगे तो इस कोइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होंगी, है ना। पहले जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और आप इसको रोटेट करा रहे हो, 3D में समझ पा रहे हो, जब आप इसको रोटेट कराओगे भाई, तो रोटेट कराने पर इस कोइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही होंगी। और माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा जब भी किसी कोइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो भाई वहां पर क्या बन जाता है, ईएमएफ बन जाता है। फिर से अगर किसी कोइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो वहां पर उसमें क्या बन जाता है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज बन जाती है। इसी का हमें डेरिवेशन करना है। तो इसमें हमने ये बात सीख ली। तो जब ये घूमेगी कोइल तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये वाली क्रॉस होंगी तो वो चेंज होंगी, तो इसके अंदर ईएमएफ बन रहा होगा। अब फैराडे ने क्या बताया है, फैराडे के हिसाब से, माइकल फैराडे साइंटिस्ट का नाम है, फैराडे के हिसाब से ईएमएफ जो बनता है वो ये बनता है माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। व्हाट इज एन, एन है नंबर ऑफ टर्न इन द कोइल, इसमें टर्न कितने हैं वो एन है ना।
और जो फाई है वो फ्लक्स होता है। अभी फिलहाल के लिए बी ए कोस थीटा याद कर लो, फाई बराबर बी ए कोस थीटा याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। चलो भाई, अब इसमें E इक्वल्स टू माइनस का एन डी बाई डी टी, फाई को क्या लिख लोगे, बी ए कोस थीटा। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला याद कर लो, ओमेगा टी, है ना। ओमेगा क्या है, घूमने की स्पीड, है ना, इसको एंगुलर स्पीड बोल देते हैं, और इनटू में टाइम। समझ गए बात को। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का एन। देखो अब क्या होगा, इसमें से बी और ए कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो जब ये बाहर आ जाएंगे, बी और ए बाहर आ गए, डी बाई डी टी कोस थीटा, थीटा को मैंने क्या बोला, क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनो, माइनस का एन बी ए। देखो भाई, जिस पर बायो है वो थोड़ा सा ध्यान देगा। डी बाई डी टी, अगर कोस टी लिखा हुआ है तो आंसर माइनस साइन टी आता है, इतना समझ लो। अब यहाँ डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी आएगा। लेकिन एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई में क्या है, ओमेगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। जो बायो वाले बच्चे हैं बस इतना ध्यान रखेंगे कि जैसे डिफरेंशिएशन आप यहाँ टाइम से कर रहे हैं, यहाँ टाइम है तो आपने कोस टी का तो माइनस का साइन ओमेगा टी बना दिया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, ओमेगा, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपने पास जो इक्वेशन आ रही होगी वो कुछ ये आ रही होगी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने कहा ये ई मैक्सिमम कब होगा, ये ई मैक्सिमम कब होगा, मैंने ई को नाम दिया ई नोट। जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी, है ना। ये मैक्सिमम कब आएगी, ये मैक्सिमम तब आएगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, +1। तो साइन ओमेगा टी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले ली, +1। तो उस टाइम पर ईएमएफ का नाम ई नोट हो गया। तो क्या बन गया, एन बी ए ओमेगा, ये कितना आ गया, 1। तो यानी कि ई नोट इक्वल्स टू क्या आ गया, एन बी ए ओमेगा। इस इक्वेशन को उठाया, इस इक्वेशन को उठाया और इस वाली में फेंक दिया, है ना। इस इक्वेशन को मैं कुछ नाम दे देता हूं, ए। मैंने ये वैल्यू उठाई और इसमें यहां दोबारा फेंक दी, तो जहां एन बी ए ओमेगा लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, ई नोट आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन क्या बन रही होगी, ऊपर वाली ई इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या आ गया, ई नोट आ गया और साइन ओमेगा टी। और यही इक्वेशन किसकी होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की होती है। यही इक्वेशन किसकी हो रही होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन हो रही होती है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना के दिखा देते हैं। तो ये है एसी जनरेटर। अच्छा, और ये जो यहाँ पर वोल्टेज बनी है वो ऐसी बनी है कुछ इस तरह की, है ना। तो ईएमएफ जो है टाइम के साथ वैल्यू इसकी बदल रही है, पहले प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, माइनस की। इसी को हम एसी सप्लाई बोलते हैं। तो दिस इज एसी जनरेटर। आई होप भाई आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूं अगली क्लास में जिसमें कि मैं और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है करा रहा हूंगा। ऐसे ऐसे करके हम जितने भी खास खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इस सीरीज का नाम होंकार सीरीज है और इसमें हम सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो करना क्या है, इसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कराना है, सब्सक्राइब कराना है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, लिख लिख के तैयार करना है, हो जाएगा। बस लगे रहना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।